नमस्कार और स्वागत है चिंतन के उस महासागर में जिसका नाम है प्लेटो। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने न केवल दर्शन की शुरुआत की बल्कि उसने ये तय किया कि हम कौन हैं, हम कैसे सोचते हैं और हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने एक बार कहा था कि पश्चिमी दर्शन का पूरा इतिहास प्लेटो के विचारों पर लिखी गई पाद टिप्पणी मात्र है। यानी प्लेटो के बाद जो कुछ भी सोचा गया वो सब उनके विचारों की व्याख्या या प्रतिक्रिया मात्र थी। ये जीवनी है एक ऐसे धनी कुलीन एथेनियन नागरिक की जो राजनीति में करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसने अपने जीवन को ज्ञान की खोज में लगा दिया। हम समझेंगे कि प्लेटो ने क्या किया, क्यों किया और उनके सबसे जटिल सिद्धांत जैसे प्रत्यय का सिद्धांत या गुफा का रूपक असल में कितने सरल और शक्तिशाली थे। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है आपको प्लेटो के दर्शन की जड़ तक पहुंचाना ताकि आप उसे पूरी तरह समझ सकें। तो अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ चलिए 428 ईसा पूर्व के प्राचीन एथेंस में। खंड 1, जन्म, कुलीन पृष्ठभूमि और जीवन का महानतम मोड़। 428 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व। प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था, जो ग्रीस की सभ्यता का केंद्र था। उनका असली नाम एरिस्टोक्लीज था। ये नाम अक्सर लोगों को पता नहीं होता। प्लेटो तो उनका उपनाम था। किंवदंती है कि ये उपनाम उन्हें उनके कुश्ती कोच ने दिया था क्योंकि उनके कंधे चौड़े थे। ग्रीक भाषा में प्लेटस का अर्थ होता है चौड़ा या विशाल, ब्रॉड। वो एक ऐसे परिवार से आते थे जो एथेंस के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली कुलीन वर्ग में गिना जाता था। उनकी माता पेरिक्टियन महान कानून निर्माता सोलून के परिवार से जुड़ी थीं। उनके पिता एरिस्टोन एथेंस के पूर्व राजा कोड्रस के वंशज माने जाते थे। कल्पना कीजिए एक ऐसा युवक जो जन्म से ही राजनीति और सत्ता के गलियारों में चलने के लिए पैदा हुआ हो। प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने साहित्य, संगीत, जिम्नास्टिक्स और सबसे जरूरी राजनैतिक वक्तृत्व कला सीखी। अपने शुरुआती वर्षों में उनका एकमात्र लक्ष्य राजनीति में प्रवेश करना और एथेंस का एक महान नेता बनना था। सुकरात का प्रभाव, वो व्यक्ति जिसने सब कुछ बदल दिया। जब प्लेटो लगभग 20 वर्ष के थे तो उनका सामना एक व्यक्ति से हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये व्यक्ति कोई राजनेता या कुलीन नहीं था, वो था सुकरात, सोक्रेटिस। सुकरात एक गली का दार्शनिक था जो बाजार में घूमता था और सबसे शक्तिशाली एथेनियन नागरिकों को भी सवाल पूछ कर असहज कर देता था। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका तरीका था संवाद, डायलैक्टिक्स। प्लेटो सुकरात के शिष्य बन गए। उन्होंने सुकरात से सीखा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है और आत्म परीक्षा ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सुकरात उन्हें यह सिखाते थे कि हम जो सोचते हैं कि हम जानते हैं, असल में वो केवल अज्ञानता होती है। जीवन का सदमा, सुकरात की मृत्यु। प्लेटो का राजनीतिक करियर का सपना तब चकनाचूर हो गया जब 399 ईसा पूर्व में उनके प्रिय गुरु सुकरात को एथेंस की जनतांत्रिक सरकार ने मृत्युदंड दे दिया। सुकरात पर आरोप था देवताओं को ना मानना और युवाओं को भ्रष्ट करना। प्लेटो का चिंतन, ये घटना प्लेटो के लिए एक बड़ा सदमा थी। उन्होंने देखा कि एथेंस, जिसे वे सबसे अच्छा लोकतंत्र मानते थे, उसने अपने सबसे ईमानदार और बुद्धिमान नागरिक को मार डाला। प्लेटो ने महसूस किया कि यदि एक राज्य अपने सबसे समझदार व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो उस राज्य की प्रणाली ही सड़ी हुई है। प्लेटो का नया विश्वास, यहीं से प्लेटो का राजनीतिक लक्ष्य बदल गया। उन्होंने तय किया कि अब वे वर्तमान राजनीति में भाग नहीं लेंगे बल्कि एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करेंगे जहां ऐसा अन्याय कभी न हो सके। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, न्याय तभी संभव है जब दार्शनिक राजा बने। सुकरात की मृत्यु के बाद भय और सदमे के कारण प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। खंड 2, सत्य की खोज में लंबी यात्राएं और एकेडमी की स्थापना। 399 ईसा पूर्व से 387 ईसा पूर्व। प्लेटो ने अगले 12 वर्षों तक व्यापक यात्राएं की। उन्होंने ग्रीस, मिस्र, इटली और सिसिली का दौरा किया। इन यात्राओं ने उनके दर्शन की नींव रखी। इटली और पाइथागोरसवाद का प्रभाव। दक्षिणी इटली में प्लेटो पाइथागोरस के अनुयायियों से मिले।
पाइथागोरस का दर्शन मानता था कि गणित और संख्याएं ही वास्तविकता की अंतिम प्रकृति हैं। प्लेटो का विचार, इस विचार ने प्लेटो को ये निष्कर्ष निकालने में मदद की कि वास्तविकता इंद्रियों से नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि से समझी जाती है। जिस तरह गणित के नियम समय और स्थान से परे होते हैं, जैसे 2 जोड़ 2 हमेशा 4 होता है, उसी तरह नैतिकता और न्याय के भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम होने चाहिए। सिसिली की निराशाजनक यात्राएं। प्लेटो ने सिसिली की यात्रा इसलिए की थी क्योंकि वे अपने आदर्श राज्य को व्यवहार में लाना चाहते थे। वे सिसिली के शासक डायोनिसियस प्रथम को दार्शनिक राजा बनाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये प्रयास बुरी तरह विफल रहा। शासक ने प्लेटो की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ कहानियों के अनुसार प्लेटो को गुलाम के रूप में बेच दिया गया, हालांकि उन्हें बाद में उनके दोस्त ने छुड़ा लिया। प्लेटो का निष्कर्ष, राजनीतिक सुधार तभी संभव है जब शासकों को दर्शन की शिक्षा दी जाए। आप बिना ज्ञान दिए किसी शासक को नहीं बदल सकते। एकेडमी की स्थापना 387 ईसा पूर्व। एथेंस लौटने पर प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में दी एकेडमी की स्थापना की। ये एक दार्शनिक स्कूल थी जिसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। एकेडमी का उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य दार्शनिक राजाओं और न्यायपूर्ण प्रशासकों को प्रशिक्षित करना था। इसके प्रवेश द्वार पर शायद ये वाक्यांश लिखा था, जिसे ज्यामिति नहीं आती वो यहां प्रवेश न करे। प्लेटो का विश्वास, ज्यामिति इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये सिखाती है कि अमूर्त विचारों के माध्यम से सत्य को कैसे समझा जाता है। प्लेटो ने ज्ञान को एक संस्थागत रूप दिया जहां तर्क और गणित राजनीति से पहले आते थे। प्लेटो ने अपने सबसे प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु को यही शिक्षा दी। खंड 3, दर्शन का केंद्र, प्रत्यय का सिद्धांत, द थियरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो का पूरा दर्शन उनके प्रत्यय के सिद्धांत पर टिका हुआ है। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे मुश्किल समझा जाने वाला विचार है। हम इसे सरल बनाते हैं। प्लेटो सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी पूर्णतः सुंदर चीज को देखा है? क्या आपने कभी किसी पूर्णतः न्यायपूर्ण कार्य को देखा है? जवाब है नहीं। हम सुंदर चीजें देखते हैं लेकिन वे अंततः फीकी पड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। हम न्यायपूर्ण कार्य देखते हैं लेकिन वे हमेशा किसी न किसी खामी से भरे होते हैं। प्लेटो का तर्क, अगर हम सुंदरता या न्याय जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तो ये शब्द कहीं ना कहीं मौजूद तो होने चाहिए। 2 दुनियाएं। प्लेटो ने वास्तविकता को 2 भागों में विभाजित किया। दृश्यमान दुनिया, द विजिबल वर्ल्ड। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से, आंखों, कानों, त्वचा से देखते हैं। ये परिवर्तनशील है, नश्वर है, अपूर्ण है और ये केवल राय, ओपिनियन पर आधारित है। प्रत्यय या विचारों की दुनिया, द इंटेलिजिबल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ये वो वास्तविक दुनिया है जो तर्क, रीजन से समझी जाती है। ये शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और पूर्णता सत्य है। यहां न्याय, सुंदरता, वृत्त और शुभ के पूर्ण ब्लूप्रिंट या आदर्श स्वरूप, परफेक्ट आर्कीटाइप्स मौजूद हैं। ब्लूप्रिंट का रूपक, प्रत्यय सिद्धांत को समझने के लिए इसे एक वास्तुकार के ब्लूप्रिंट की तरह सोचें। एक बढ़ई को मेज बनाने के लिए कहा जाता है। वो जो भी मेज बनाता है, लकड़ी, रंग, आकार, वो हमेशा टूट सकती है, जल सकती है या पुरानी हो सकती है, लेकिन मेज होने का विचार या मेज का प्रत्यय हमेशा एक ही रहता है, चाहे दुनिया की सभी मेजें नष्ट क्यों न हो जाएं। मेज, फॉर्म ऑफ टेबल, ये प्रत्यय लोक में शाश्वत है। ये मेज, दिस स्पेसिफिक टेबल, ये दृश्यमान दुनिया में एक अपूर्ण प्रतिलिपि है। हम कैसे जानते हैं? थियरी ऑफ रिकलेक्शन, स्मरण का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि जब हमारी आत्माएं भौतिक शरीर में आती हैं तो वे प्रत्यय लोक से आती हैं। इसलिए हम जन्म से पहले ही सभी पूर्ण प्रत्ययों जैसे न्याय, सुंदरता को जानती हैं। जब हम पृथ्वी पर किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारी आत्मा याद करती है कि वास्तविक सुंदरता क्या है। प्लेटो के अनुसार सीखना, लर्निंग, वास्तव में याद करना, रिमेंबरिंग है। शुभ का प्रत्यय, द फॉर्म ऑफ द गुड। प्रत्यय लोक में सबसे ऊपर है शुभ का प्रत्यय, द फॉर्म ऑफ द गुड। प्लेटो के पूरे दर्शन का केंद्र यही है। शुभ का रूपक, द एनालॉजी ऑफ द सन। प्लेटो समझाते हैं कि जिस तरह सूर्य हमारी भौतिक दुनिया में 2 कार्य करता है, ये चीजों को देखने के लिए प्रकाश प्रदान करता है, ये चीजों को जीवन और विकास देता है, उसी तरह शुभ का प्रत्यय लोक में 2 कार्य करता है।
ये हमारे मन को ज्ञान और सत्य को देखने के लिए प्रकाश प्रदान करता है। ये सभी अन्य प्रत्ययों जैसे न्याय, सुंदरता को उनका अस्तित्व और महत्व प्रदान करता है। सरल शब्दों में शुभ का प्रत्यय वास्तविकता, सत्य और नैतिक ज्ञान का अंतिम स्रोत है। जो शासक इस शुभ को नहीं समझता वो अंधेरे में शासन करता है। खंड 4 ज्ञान की सीढ़ी, गुफा का रूपक और विभाजित रेखा। प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत को समझाने के लिए 2 शक्तिशाली रूपक दिए जो उनकी कृति रिपब्लिक में निहित हैं। गुफा का रूपक, द एलिगोरी ऑफ द केव। कल्पना कीजिए कि कुछ लोग एक गुफा में अपने जन्म से ही जंजीरों में बंधे हुए हैं। वे इस तरह से जकड़े हुए हैं कि वे केवल सामने की दीवार को ही देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और आग और कैदियों के बीच कुछ लोग अलग अलग चीजों की आकृतियां ले जा रहे हैं। कैदी केवल सामने की दीवार पर उन आकृतियों की परछाई देखते हैं। कैदियों के लिए ये परछाई ही एकमात्र वास्तविकता है। वे परछाई के आकार, चाल और आवाज पर बहस करते हैं और जो परछाई को सबसे अच्छी तरह पहचानता है उसे वे बुद्धिमान मानते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक कैदी अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। जंजीर तोड़ना, वो पीछे मुड़ता है और पहली बार आग और वास्तविक आकृतियों को देखता है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और उसे लगता है कि आग और आकृतियां तो परछाई से भी कम वास्तविक हैं। ये वो क्षण है जब कोई व्यक्ति राय छोड़कर तर्क की ओर बढ़ता है। गुफा से बाहर निकलना, वो कैदी रेंगकर गुफा से बाहर निकलता है। उसे बाहर की सूर्य की रोशनी से बहुत दर्द होता है। वो पहले पानी के प्रतिबिंबों को देखता है, फिर नात में सितारों को और अंततः वो सूर्य को देखने में सक्षम होता है। वास्तविकता का ज्ञान, वो महसूस करता है कि यही वास्तविक दुनिया है और गुफा के अंदर जो कुछ भी था वो केवल एक भ्रम था। गुफा में वापसी, अब वो कैदी अपने पुराने साथियों को सत्य बताने के लिए गुफा में वापस जाता है, लेकिन उसकी आंखें अब अंधेरे के आदी नहीं है। वो परछाई को ठीक से नहीं पहचान पाता। गुफा के अन्य कैदी उसे पागल समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाहर की दुनिया में जाने से केवल अंधापन और मूर्खता मिलती है। गुफा के रूपक की व्याख्या, रूपक तत्व। प्लेटो के दर्शन में अर्थ, गुफा, भौतिक दृश्यमान दुनिया, हमारी दुनिया, कैदी, आम लोग जो केवल इंद्रियों पर भरोसा करते हैं, जंजीरें, अज्ञानता, परंपरा, पूर्वाग्रह, परछाई, इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली राय, भ्रम, आग, सूर्य की एक कृत्रिम प्रतिलिपि, राय का स्रोत, सूर्य, शुभ का प्रत्यय, द फॉर्म ऑफ द गुड, गुफा से बाहर निकलना, दार्शनिक यात्रा, तर्क और बुद्धि का उपयोग, वापस लौटना, दार्शनिक का कर्तव्य, समाज को सत्य सिखाना। प्लेटो की शिक्षा पर विचार। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान को दिमाग में डालना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को सही दिशा में मोड़ना है ताकि वो सत्य के प्रकाश को स्वयं देख सके। शिक्षा आत्मा का पुनर्निर्देशन है। विभाजित रेखा का रूपक। प्लेटो ज्ञान के 4 स्तरों को एक रेखा के रूप में विभाजित करते हैं जो हमें अज्ञानता से पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। रेखा का निचला भाग, दृश्यमान दुनिया, ओपिनियन, कल्पना, ये सबसे निचला स्तर है जहां हम केवल परछाई, कला या प्रतिबिंब देखते हैं। विश्वास, ये थोड़ा बेहतर है जहां हम वास्तविक भौतिक वस्तुओं जैसे पेड़, कुर्सी को देखते हैं और उन्हें सत्य मानते हैं। रेखा का ऊपरी भाग, प्रत्यय लोक, नॉलेज। तीसरा, समझ, ये वो स्तर है जहां हम गणित और ज्यामिति जैसे अमूर्त सिद्धांतों को समझते हैं। हम पूर्ण प्रत्ययों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हम अभी भी भौतिक आकृतियों का उपयोग करते हैं, जैसे एक त्रिभुज। चौथा, ज्ञान या विज्ञान, ये उच्चतम स्तर है। यहां हम शुभ के प्रत्यय को समझते हैं और केवल तर्क के माध्यम से न्याय, सुंदरता जैसे पूर्ण प्रत्ययों पर विचार करते हैं। ये दार्शनिक की दुनिया है। सरल शब्दों में ज्ञान की ये यात्रा हमें परछाई को सच मानने से लेकर कल्पना, भौतिक चीजों को सच मानने तक, विश्वास और अंत में तर्क और अमूर्त विचारों को सत्य मानने तक ले जाती है। प्लेटो के लिए गणित भौतिक दुनिया से प्रत्यय लोक में जाने की सीढ़ी है। खंड 5, आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा और त्रिभागीय आत्मा। प्लेटो का दर्शन केवल ज्ञान की खोज तक सीमित नहीं था। इसका अंतिम लक्ष्य एक न्यायपूर्ण आदर्श राज्य, द आइडियल स्टेट या यूटोपिया का निर्माण करना था। उनका ये राजनैतिक दर्शन उनकी कृति रिपब्लिक में निहित है। त्रिभागीय आत्मा, द ट्रिपार्टाइट सोल। प्लेटो का मानना था कि राज्य न्यायपूर्ण तभी हो सकता है जब वो मानव आत्मा की संरचना को प्रतिबिंबित करे। उन्होंने मानव आत्मा को 3 भागों में विभाजित किया, विवेक, रीजन या लॉजिक।
ये आत्मा का वो हिस्सा है जो सत्य, ज्ञान और शुभ की खोज करता है। ये हमारा मार्गदर्शक है। साहस या भावना, स्पिरिट या इमोशन, ये वो हिस्सा है जो सम्मान, क्रोध और बहादुरी से प्रेरित होता है। ये विवेक का सहायक है। इच्छाएं या लालसा, एपिटाइट या डिजायर, ये आत्मा का वो हिस्सा है जो भोजन, धन और भौतिक सुखों की इच्छा करता है। ये आत्मा का सबसे कमजोर हिस्सा है। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय तभी प्राप्त होता है जब विवेक, साहस और इच्छाओं पर शासन करता है, जैसे एक रथ चालक घोड़े पर शासन करता है। आदर्श राज्य का वर्ग विभाजन। प्लेटो ने इसी त्रिभागीय आत्मा के आधार पर आदर्श राज्य को 3 वर्ग में विभाजित किया। उनका मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो सबसे उपयुक्त है। पहला वर्ग है संरक्षक या शासक वर्ग, गार्डियंस या फिलोसोफर किंग्स। ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा में विवेक, रीजन का गुण प्रधान होता है। इनका कर्तव्य है ज्ञान और निस्वार्थ के साथ राज्य पर शासन करना। दूसरा वर्ग है सहायक या सैनिक वर्ग, ऑक्सिलियरीज या मिलिट्री। इनकी आत्मा में साहस, स्पिरिट का गुण प्रधान होता है। इनका कर्तव्य है बहादुरी और सम्मान के साथ राज्य की रक्षा करना। तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर्स या वर्कर्स। इनकी आत्मा में इच्छाएं या लालसा का गुण प्रधान होता है। इनका कर्तव्य है भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना, जैसे किसान और कारीगर। प्लेटो के अनुसार ये विभाजन जन्म से नहीं बल्कि शिक्षा और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। दार्शनिक राजा, द फिलोसोफर किंग, प्लेटो के राज्य का सबसे अनोखा और मौलिक विचार है दार्शनिक राजा। आवश्यकता क्यों? प्लेटो ने देखा कि एथेंस में राजनेता शक्ति और धन की लालसा से प्रेरित थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शासक को लालसा और शक्ति से ऊपर होना चाहिए। दार्शनिक राजा कौन? दार्शनिक राजा वो व्यक्ति होता है जिसने शुभ के प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वो गुफा से बाहर निकल चुका है, उसने सूर्य को देख लिया है और अब वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि न्याय और सत्य के शाश्वत नियम से शासन करेगा। दार्शनिक राजा की जीवन शैली। शासक वर्ग को धन, संपत्ति या प्राइवेट परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। वे राज्य के साझे आवासों में रहते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य राज्य की भलाई थी। ये त्याग इसलिए जरूरी था ताकि वे भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लालच से मुक्त रह सकें। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते हैं या इस दुनिया के राजा और राजकुमार दर्शन की स्पिरिट और शक्ति को तब तक नहीं अपनाते, तब तक राज्यों की बुराइयां खत्म नहीं होंगी। न्याय की परिभाषा, जस्टिस एज हार्मनी। प्लेटो के लिए न्याय किसी को उसका हक देना या कानून का पालन करने से ज्यादा था। राज्य में न्याय तब होता है जब राज्य के तीनों वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक, अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और दूसरे के काम में दखल नहीं देते। व्यक्तिगत न्याय तब होता है जब आत्मा के तीनों भाग, विवेक, साहस और इच्छाएं आपस में तालमेल में काम करते हैं और विवेक बाकी दोनों पर शासन करता है। प्लेटो का सरल मैसेज, न्याय बाहरी चीज नहीं है, ये एक आंतरिक संतुलन और योग्यता के आधार पर काम करने की अवस्था है। एक न्यायपूर्ण राज्य एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का विस्तार मात्र है। खंड 6, शिक्षा, कला पर विचार और विरासत। शिक्षा प्रणाली। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लिए एक कठोर, विस्तृत शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की, जिसका एकमात्र उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को खोजना और प्रशिक्षित करना था। शुरुआती चरण 20 वर्ष तक सभी बच्चों, लड़के और लड़कियां दोनों को जिम्नास्टिक्स, संगीत और प्राथमिक गणित की शिक्षा दी जाएगी। चयन 20 वर्ष में एक परीक्षा होगी। जो विफल होंगे वे उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। अगला चरण 20 से 30 वर्ष, सफल छात्रों को 10 वर्ष तक उन्नत गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान का ज्ञान दिया जाएगा। दूसरा चयन 30 वर्ष में एक और कठिन परीक्षा। जो विफल होंगे वे सहायक या सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। उच्चतम चरण 30 से 35 वर्ष, सबसे सफल छात्रों को केवल द्वंद्वात्मक यानी शुद्ध दर्शन और प्रत्यय सिद्धांत का ज्ञान दिया जाएगा। प्रशासनिक प्रशिक्षण 35 से 50 वर्ष, ये छात्र फिर 15 वर्ष तक जमीनी प्रशासनिक और सैन्य अनुभव प्राप्त करेंगे। दार्शनिक राजा 50 वर्ष में, जो सभी परीक्षाओं और प्रशिक्षण से गुजर गए हैं और जिन्होंने शुभ के प्रत्यय को समझ लिया है, वे दार्शनिक राजा बनेंगे। कला और कविता पर आपत्ति। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में से अधिकतर कवियों को बाहर निकालने की वकालत की। ये विचार अक्सर विवादास्पद रहा है। आपत्ति का कारण। प्लेटो की आपत्ति 2 कारणों पर आधारित थी। ज्ञान मीमांसात्मक, कला वास्तविकता से 3 कदम दूर है। कवि मेज का वर्णन करता है, बढ़ई मेज बनाता है, लेकिन मेज का प्रत्यय तो प्रत्ययलोक में है। कविता केवल भौतिक दुनिया की नकल है, नकल की नकल। नैतिक और मनोवैज्ञानिक।
नाटक और कविताएं अक्सर आत्मा की इच्छा और साहस वाले हिस्से को उत्तेजित करती हैं, विशेषतः दुख, जुनून और क्रोध जैसी भावनाओं को। प्लेटो का मानना था कि इससे आत्मा का विवेक वाला हिस्सा कमजोर होता है और व्यक्तिगत न्याय बिगड़ता है। प्लेटो का निष्कर्ष: कला भावनाओं को भड़काकर विवेक के शासन को कमजोर करती है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। खंड 7: अंतिम यात्राएं और महाविरासत। अकेडमी की स्थापना के बाद भी प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के विचार को व्यवहार में लाने का सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने 2 बार लगभग 367 ईसा पूर्व और 361 ईसा पूर्व में सिसिली के डायोनीसियस द्वितीय को प्रशिक्षित करने की असफल कोशिश की। ये प्रयास भी पिछली बार की तरह निराशाजनक रहे और उन्होंने अंततः अपने आदर्शों को राजनीति से ऊपर रखना स्वीकार कर लिया। प्लेटो का निधन 80 वर्ष की आयु के आसपास 348-347 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। उनका अधिकांश समय अकेडमी में पढ़ाने और अपने संवादों को लिखने में बीता। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु ने अकेडमी छोड़ दी। हालांकि प्लेटो की शिक्षाएं सदियों तक अकेडमी में जीवित रहीं। प्रमुख कृतियां: प्लेटो ने लगभग 35 संवाद लिखे, जिनमें सुकरात मुख्य वक्ता थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां हैं रिपब्लिक, दी रिपब्लिक, न्याय, आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, प्रत्यय सिद्धांत और गुफा का रूपक। अपॉलोजी, सुकरात के मुकदमे और बचाव का वर्णन। फैडो, सुकरात की अंतिम बातचीत जिसमें आत्मा की अमरता पर विचार है। सिंपोजियम, प्रेम या सौंदर्य के विचार पर एक सुंदर चर्चा। प्लेटो की विरासत और सीखने योग्य बातें। प्लेटो का दर्शन एक शाश्वत मशाल है जो हमें निम्नलिखित बातें सिखाता है। अंधविश्वास पर तर्क का शासन। हमें अपनी इंद्रियों द्वारा देखे गए भ्रम पर नहीं, बल्कि तर्क और विवेक पर विश्वास करना चाहिए। आत्म परीक्षा। सुकरात की तरह हमें लगातार खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या जानता हूं, क्या यह वास्तव में सत्य है। ज्ञान का महत्व। प्लेटो के लिए सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान ज्ञान में निहित है। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है और अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। योग्यता आधारित नेतृत्व। शासक को सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी और सबसे निस्वार्थ होना चाहिए। न्याय आंतरिक संतुलन है। न्याय किसी कानून या सजा में नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा में विवेक के शासन में है। निष्कर्ष। प्लेटो की ये महागाथा हमें बताती है कि उनके विचार केवल पुराने इतिहास की किताबें नहीं हैं। उनका प्रत्यय सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम जो देखते हैं उसके परे भी एक पूर्ण वास्तविकता है। उनका गुफा का रूपक हमें बताता है कि हमें अपनी जंजीरों को तोड़कर सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए कितना साहस चाहिए। और उनका आदर्श राज्य हमें चुनौती देता है कि हम केवल वर्तमान की राजनीति पर नहीं, बल्कि एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की रूपरेखा पर विचार करें जो हर नागरिक को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का अवसर दे। प्लेटो का दर्शन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है सत्य की खोज करना और उसे जीना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों और दार्शनिक यात्राओं को सुन सकें।